जब किसी को हम हायर करते हैं, मैं चूंकि एक प्रैक्टिकल लाइफ से आया हूं, मैंने 20 साल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। जब जी। हम किसी को हायर करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो आदमी कॉम्पिटेंट है, हम्म। नंबर वन। सही। नंबर टू, क्या वो विलिंग भी है। हम्म। कॉम्पिटेंट तो है, विलिंग नहीं है। टीचिंग के लिए कॉम्पिटेंट तो है, विलिंग हम्म। नहीं है। तो कॉम्पिटेंट के साथ विलिंगनेस भी है। ठीक। नंबर थ्री, क्या वो डिजर्व भी करता है, हम्म। टीचिंग डिजर्व भी करता है, या शौक के लिए आया है, या वक्त गुजारने के लिए आया है। तो हम ये तीन चीजों को फोकस करते हुए किसी बंदे को हायर करते हैं, सही। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई भी पोस्ट हो। हम्म। जब टीचर्स को हायर किया जाए, आप देखें कि क्या वो कॉम्पिटेंट है हम्म। टीचिंग के लिए, क्या वो विलिंग भी है, क्या वो डिजर्व भी करता है। तो आप उसको रख लें, ज्यादा बिल्कुल। अरसे तक उसके ऊपर वो काम करता बाय रहेगा। चॉइस टीचिंग का प्रोफेशन अपना रहा है या बाय हाँ, चांस अपना रहा है? हाँ, बाई चांस अपना रहे हैं या बाई चॉइस अपना रहे हैं। तो जो बाई चॉइस अपनाएंगे वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि मैंने कुछ डेफिनेटली। देना है। हम्म। टीचर ने देना ही देना होता है, कहीं पे एफर्ट्स देगा, कहीं पे आपको वो टाइम देगा, कहीं पे हम्म। आपको नॉलेज देगा, उसका काम देना ही है। तो सही। पहला मेरा जो है, इस एंगल से मैं हम्म। अगर स्टेप बाय स्टेप चलूं, पहले टीचर आप जब हायर करें, ऑर्गेनाइजेशंस जब हायर करें, या वो लोग जो समझते हैं कि हाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम्म। नेशन को डेवलप करने में, उनको चेक कर ले, उनको आप ले आए, नंबर वन। ठीक। नंबर टू, टैलेंट तो है, एट्रीब्यूट तो है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, लेकिन उसका तरीकाकार वो नहीं जानते। हम्म। अब उनको पढ़ाना कैसे है। मैं जब इस प्रोफेशन में आया था 2010 में, तो मैं पढ़ाना नहीं जानता था, मुझे सही। नहीं पता था कैसे पढ़ाना है। ऑल्दो कि मेरे पास टैलेंट था, लेकिन कैसे, मेरे पास उसका रेलेवेंट नॉलेज नहीं था। सही। पीपल मैनेजमेंट का रेलेवेंट, स्टूडेंट्स मैनेजमेंट का रेलेवेंट नॉलेज नहीं था। रिसर्च करनी कैसे है उसका मेरे पास रेलेवेंट नॉलेज नहीं सही। था। तो वो मैंने फिर साथ सीखा। तो वो जो टीचर्स हैं उनको पहले सिखाएं, उनकी ऐसी साइंटिफिक क्लासेस हों कि आपने कैसे बच्चों को मैनेज करना है, कैसे बच्चों के टैलेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है, सही। कैसे उनकी वैल्यूज को, कैसे उनकी पर्सनैलिटीज को, कैसे उनके इंटरेस्ट को डिटरमिन करना है। वो टीचर को जब पता होगा तो वो उसी एंगल से काम कर रहा होगा। इस तरह देखें तो जापान में सबसे ज्यादा सैलरी टीचर। प्राइमरी टीचर्स की है, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने वहां से बच्चों को लेके इस मुल्क, लेकिन उसके लिए उन्होंने अनफॉर्चुनेटली डेवलप करना। हमारे यहाँ इससे बिल्कुल ऑपोजिट बिल्कुल सिचुएशन है। रिवर्स में है, तो समझना चाहिए। अच्छा, तो जब आपने ये वाला टीचर्स को सिखा दिया, मिसाल के तौर पे मैं आमतौर पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी अरेंज करता हूँ। तो मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, ऐसे ही अजराह तफन्नुन पूछ लिया, या ऐसी कि यार ये ज़रा मुझे ब्लूम टेक्सोनोमी तो बताओ, ख़ासतौर पे नए जूनियर टीचर्स को। सही। तो सर ये पढ़ा तो है, कहीं मुझे आइडिया नहीं है। एक टीचर को ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है, वो होती है एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि नॉलेज ऑफ द नॉलेज, कि सही। मुझे बच्चे को डिलीवर क्या करना है, तो उसकी क्या स्टेजेस हैं। क्या मुझे बात है। सिर्फ बच्चे को मेमोराइज कराना है, नंबर वन। क्या बच्चे को अंडरस्टैंड कराना है, क्या बच्चा उसको रियलाइज करे, अप्लाई करे, क्या बच्चा उसको सिंथेसाइज करे, क्या बच्चा उसको इवेल्युएट करे, ये टीचर को पता होना चाहिए। तो पहले मेरी जिम्मेदारी है बहसियत उस्ताद कि मुझे इसका पता होना चाहिए। फिर मैंने बच्चे को क्या बताना है, किस उसके, चूंकि फिर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स डिफरेंट होंगे, सही। उसकी असेसमेंट के मेथड्स डिफरेंट होंगे। अगर मैंने बच्चे को मेमोराइज करा चाहिए, फिर मैंने बच्चे को क्या बताना है, किस उसके, चूंकि फिर मेथड्स डिफरेंट होंगे, सही। उसकी असेसमेंट के बच्चे को क्या बताना है, किस उसके, चूंकि फिर बच्चे को क्या बताना है, किस उसके, चूंकि फिर बच्चे को क्या बताना है, बच्चे को क्या बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टीचर्स की बात हो गई। सही। अब दूसरी बात है, टीचर को सिखाने की बात हो गई। तीसरा जो मैडम ने प्लेटफॉर्म की बात किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही नीडेड है, रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल के मुझे 20 साल बाद जाके पता चला था कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरा टैलेंट क्या है, मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं।
फिर मुझे उसके मुताबिक चूज करना है अपना प्रोफेशन। सही। लेकिन होता क्या है कि जैसे आपने कहा कि वालिदैन इम्पोज कर देते हैं, टीचर्स इम्पोज कर देते हैं, चूंकि उनको खुद पता नहीं होता। वो कहते हैं ना, वो पूछते हैं गमे दिल का माजरा हंस हंस कर, उन्होंने देखा ही नहीं दर्द का लम्हा कोई। तो होता ही है कि जब उन्होंने खुद नहीं किया, खुद नहीं सीखा, खुद आइडिया नहीं है, वो क्या रिकमेंड करेंगे बच्चों को भी आपको इस तरफ जाना चाहिए। तो आमतौर पे बच्चों के टैलेंट को डिस्कवर कर लें, उनकी खूबियों को आप डिस्कवर कर लें, क्योंकि हर तकरीबन 6 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। अब वो 6 तरह के जो लोग हैं उसमें एक पहले आते हैं डूअर्स, जिसको बोलते हैं। एक जॉन हॉलैंड की स्टडी है, वो कहता है वो लोग हैं जो प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं, जो हाथों से काम करते हैं, जो फील्ड में आउटडोर में जाके काम करते हैं। वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते और वो फीमेल्स नहीं होती, मेल होते हैं। अच्छा। तो वो लोग जो हैं उनको कौन से ऑक्यूपेशन और कौन से स्किल्स उनके पास होने चाहिए। तो हम कहते हैं उनके पास जो स्किल्स हैं वो आपको आने, कम्युनिकेशन स्किल्स उनको होने चाहिए कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए उनके पास अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए। अब वो कैसे डेवलप होंगे, उसके लिए फिर आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपका सेकंड पार्ट है आपके आज के प्रोग्राम का, कि मेरा ये टैलेंट है, ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मेरे इंटरेस्ट हैं, ये मेरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अब ये सब्जेक्ट्स मुझे चूज करना है ताकि मैं इनको एनहांस कर सकूं, हाँ, इनको प्रूव वो ऐसे होगा तो बात बनेगी। डेफिनेटली इस पर मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कि नौजवानों में तहकीक और तजुर्बात को फरोग देना असातिज़ा किराम की जिम्मेदारी है। हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार किया, ये रिपोर्ट देखते हैं फिर गुफ्तगू करते हैं। तालीम व तहकीक की अहमियत और ज़रूरत से इनकार नामुमकिन है। इब्तदाई आफरीनिश से लेकर आज तक कोई भी कौम बगैर तालीम के तरक्की हासिल नहीं कर सकी। मुहज़्ज़ब और मुतमद्दन मुआशरे का क़याम तालीम ही के ज़रिए होता है। कोई भी मुआशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मुआशरे के पढ़े लिखे नौजवान अपना मस्बत किरदार अदा न करें। मगर अफसोस असरे हाजिर में तालीम व तहकीक का शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार नजर आता है। नौजवानों में तहकीकी और तख्लीकी अमल जमूद का शिकार है। उनकी सोचो फिक्र महदूद होकर रह गई है। तुलबा ने मुरवजा कदीम तालीमी निसाब को ही अपनी मंजिल मकसूद समझ लिया है, जबकि तालीम हासिल करने का मकसद महज इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके आगे बढ़ना नहीं, बल्कि तालीम का मकसद सीखना, उस पर अमल करना और उसमें गौर व फिक्र करना है। तुलबा के पास इल्म का ज़ख़ीरा ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन एक अच्छे उस्ताद के बगैर वो कभी भी इस इल्म को सही मानों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस्ताद और तालिब इल्म इमारत के उन 2 सतूनों की मानंद हैं जिनके बगैर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इल्म की बुनियाद पर जहाँ तुलबा की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, वहीं असातिज़ा पर भी कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि जिन्हें पूरा करके इमारत के ये दोनों सतून मुआशरती तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। असातिज़ा का तरीक़ा तदरीस तुलबा में तहकीकी और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। असातिज़ा को चाहिए कि तुलबा की न सिर्फ हौसला अफजाई करें, बल्कि उनमें मौजूद तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उनको नए तजुर्बात पर उकसाएं। दौरे हाज़िर में तालीमी इदारों में मुरवजा निसाब तालीम, तामीरात और वसाइल का तहकीकी और जदीद ज़माने के असूलों से मुज़य्यन न होना और बाज़ सूरतों में वसाइल की कमी के बायस असातिज़ा भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना लेते हैं, जिसकी वजह से नौजवानों में तहकीकी सलाहियतों का फुकदान नजर आता है और आला ज़हनियत के हामिल तुलबा भी अपनी ज़हनी सलाहियतों को तहकीकी मैदान में बरूए कार लाने से महरूम नजर आते हैं और उनकी सलाहियतें मांद पड़ जाती हैं। ऐसे में असातिज़ा के साथ साथ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि दीगर शोबाजात की तरह तालीम के शोबा के लिए भी बजट का बड़ा हिस्सा मुकर्रर करें। तालीम के शोबे में तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट फंड की कमी रही है। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए हुकूमती सतह पर आला मेयार के तालीमी इदारों में जदीद सहूलियात की फराहमी जरूरी है, ताकि तलबा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर सकें और उनके लिए मजीद तहकीकात करने की राहें हमवार हो सकें। दौरे जदीद का तकाजा है कि हम अपने अकाबरीन की मेहनत की कदर करें, क्योंकि हमारी तनज़्ज़ुली की एक वजह यह भी है कि हमने अपने असलाफ की तहकीकात और तख्लीकात की कदर न की और उनकी इल्मी सरमाया को गंवा दिया। जैसा कि इल्लामा इकबाल ने भी फरमाया, गंवा दी हमने इस्लाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। जी, रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट से भी हमें यही मैसेज मिलता है कि जब तक तहकीक को फ़रोग़ नहीं दी जाएगी, रिसर्च के एलिमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक हमारी नौजवान नस्ल ग्रूम नहीं हो सकती, कुछ सीख नहीं सकती। उनके अंदर तालीम हासिल करने का शऊर डेवलप करने का पैशन डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि तालीम हासिल करने का जो बेसिक मकसद है वो शऊर और आगाही है कि जिससे हमारे बच्चे
कुछ सीख सकें, कुछ कर सकें, इस माशरती तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें, इस मुल्क के नाम को रोशन करने में अपना किरदार अदा कर सकें। तो ऐसे में टीचर्स की जिम्मेदारियों पर जहां हम बात करें, वहीं स्टूडेंट्स की जिम्मेदारियों को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी कि दोनों एंड्स पे जब तक काम नहीं होगा तब तक जो है वो बेहतरी नहीं आ सकती, तब तक कुछ हो नहीं सकता। यहाँ कमेंट कुछ करना चाहती हूँ। ज़रूर ज़रूर। वो ये कि आई डोंट थिंक कि देखिए, जब एक एकेडमिक रिसर्च होती है ना, तो वो पार्शली एप्लीकेबल होती है और पार्शली एप्लीकेबल नहीं होती। इट्स वेरी इजी कि आप जो है ना एक मेथोडोलॉजी जो है वो दे दें टीचर्स को। अगर वो फर बता सकते हैं तो दे आर गुड टीचर्स, और अगर फर नहीं बता सकते तो फिर आई एम अफ्रेड कि उनके ऊपर स्टिग्मा लग जाएगा कि शायद ये अच्छे टीचर्स नहीं। सिमिलरली ये कह देना कि जी यही कैटेगरीज हैं जिनके अंदर के स्टूडेंट्स जो हैं वो फिट इन करते हैं। अब ये कैटेगरीज उस तहकीक से बनी है जो पाकिस्तान में नहीं हुई, ठीक है? बिल्कुल। आपने उनको बॉक्स कर दिया। आई एम सॉरी, लेकिन आई तो डोंट एग्री विद दैट एट ऑल कि जी आपने सर्टेन कैटेगरीज बना दी जिनके अंदर आपने स्टूडेंट्स को बॉक्स कर दिया, एंड बिकॉज यू आर एबल टू बेटर कम्युनिकेट देम, तो वो आप कहें कि जी ये अच्छा टीचर है जो कि एक कैटेगरी के अंदर बॉक्स कर सकता है और दूसरे नहीं। ये जो बेसिक थ्योरीज होती है ना, इनका मकसद ये होता है कि आपके लिए एक डिस्कशन का, एक क्वेश्चनिंग का प्लेटफॉर्म तैयार करें, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। सही। बट लेटर ऑन जब आप इसको अप्लाई करने में लगते हैं तो दैट इज मोर ऑफ अ स्किल, ठीक है? ये अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। और दूसरी मैं एक आपको और बात बताऊं, और ये मैंने खुद भी अपने आप को कोशिश में बहुत करती हूँ, क्योंकि एज टीचर्स हम ओवर एनालाइज करते हैं। ओके, व्हेन यू आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस, उनके लिए आपको ओवरथिंक नहीं करना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने अपने आप को ओवरथिंक करने से रोकना है, ठीक है? सो आपने स्टूडेंट्स को ओवरवेल्म नहीं करना, आपने टीचर्स को ओवरवेल्म नहीं करना। सही। आपने, ठीक है कि उनको एक जिस लेवल पे वो पढ़ा रहे हैं या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको आप उसको हायर लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नॉट बाय रियली यू नो उनको कोई एक ग्रेड दे देने से। लोग इवॉल्व करते हैं, तो आप कह दें कि जी हर बच्चा एक ही बॉक्स के अंदर फिट इन करेगा, ऐसा नहीं होता। ये याद रखें कि बच्चे इवॉल्व करते हैं। इसी तरह ये उनका एवोल्यूशन है। जो सही दाना टीचर है ना, उसको पता है कि ये बच्चा जो सवाल आपसे पूछ रहा है ना, ये इसका एवोल्यूशनरी स्टेज है। वो अपने आप को बड़ा रिस्ट्रिक्ट करके उसको गाइड करेगा कि वो अगली सीढ़ी चढ़े, अगली सीढ़ी की बजाय सबसे ऊपर वाली ना चढ़ जाए कि उसको बात ही ना समझ में आ रही। सो हमें इससे अवॉइड करना है, ठीक है? तो हम कॉन्स्टेंटली अलाइन करते रहें कि कहाँ बच्चा खड़ा हुआ है, उसके लिए क्या क्या नेक्स्ट स्टेप उसके लिए क्या है। सारी जो हमें टेक्सोनॉमीज होती है ना, दे हेल्प अस विद एस्टैब्लिशिंग पॉसिबिलिटीज। और जब एक्चुअली पढ़ाया जा रहा होता है तो किसी एक ऑप्शन को ले लेना या ये कहना कि अब मैं ये सीढ़ी चढ़ गया हूँ उसके बाद ये अगली सीढ़ी है, ऐसा नहीं होता। इट ऑल हैपन्स यू नो सिंक्रोनसली, एक वक्त में काम हो रहा होता है। इसलिए दाना होना, हाँ यहाँ तक ये बात जरूरी है कि टीचर का वाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो ये एक्सेप्टेंस डेवलप करना कि वो टीचर की बात को मिनवन कबूल करें, एज इट इज़ फॉलो करें, जो डायरेक्शन उन्हें दी जा रही है। अगर टीचर उनके एप्टीट्यूड को जज कर चुका है, उनको कोई डिसीजन दे रहा है या उनको कोई डायरेक्शन दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस डायरेक्शन में वो अपनी से जो है वो कोई ना कोई ऊपर नीचे ना करें हालात को, बल्कि उसको एज इट इज़ फॉलो करें और देखें कि जो टीचर ने मुझे बात बताई है, जो मशवरा दिया है, उस पे अमल करके क्या होता है। तो अनिला साहिबा, इसमें क्या आप ऐड करेंगे कि स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो टीचर्स की बात को सीरियस लें और फिर उसको फॉलो करने की हर मुमकिन कोशिश करें। फेलियर होता है या वो नहीं कामयाब हो पाते, वो एक अगला लेवल है, वहाँ पे और ऑप्शंस जो हैं यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ उसको फॉलो करना बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, ऐसा है। और जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर जूनियर लेवल की बात करते हैं तो बच्चा इतना इनोसेंट होता है कि जब टीचर उसे कुछ भी कहे, चाहे उसके पेरेंट्स उसका कुछ भी बताएं कि नहीं बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, मगर अगर नहीं मामा या नहीं बाबा मेरी टीचर ने मुझे ये कह दिया है तो ये बात ऐसे ही होगी। और हम देखते हैं कि ये जब बच्चा क्रॉस करता है प्राइमरी या मिडिल, उसके बाद बच्चे में ये चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आफ्टर ओ लेवल्स में हम देख लेते हैं कि ओ लेवल्स में बच्चा समझता है मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, टीचर को वो बहुत ज़्यादा, टीचर उनके पीछे होती है, बच्चा आगे होता है।
क्योंकि वो इंटरेस्ट लाइक कर रहा होता है। दूसरा वही बात है कि अगर आप कहते हैं उस्ताद पे बहुत ये बात आती है कि वो उन्हीं बच्चों को भी लेके चल रहा होता है, मुझे लगता है कि वो उन्हीं बच्चों पे फोकस भी कर रहा होता है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो उनको पीछे छोड़ता चला जाता है जो टीचर के साथ कोप अप नहीं कर पाते। सही। तो यहाँ पे हमारा एक टीचर और जो स्टूडेंट का गैप आना शुरू हो जाता है। तो वो हमारा, मुझे लगता है कि एज अ टीचर हमें यही बात है कि हमें एक बॉक्स में बंद नहीं कर देना बच्चे को कि तुम मेरी ही सोच से सोचोगे। हमें इतना वास्ट होना चाहिए हमारी सोच को कि हम ये देखें कि हमारा बच्चा, उसे हमारी बड़ी ज़रूरत है। और आजकल जो सर्वाइवल का दौर है उसमें तो हमने तो जैसे तैसे गुजार ली, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि जब वो इस दौर में आएगा, इस दौर के साथ चलेगा, तो उसे हम अगर नहीं साथ देंगे एज अ टीचर, पेरेंट्स तो हम पे पूरा भरोसा करके हमारे पास भेज देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों को एक बॉक्स में ना बंद करें और उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दें। अगर आप एक क्लास में नहीं दे सक रहे तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि 10, 15, 20 मिनट आप 1-to-1 डिस्कशन रखें बच्चे के साथ। और बिलीव मी, वो इफ़ेक्ट जो वो छोड़ जाता है, वो 20 मिनट की डिस्कशन, शायद वो उसकी ज़िंदगी चेंज कर। बिल्कुल ऐसे ही अनीला साहिबा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, बहुत सारे प्रेशर्स बल्कि ऐसे हैं जो कि टीचर्स पर भी हैं। उन्होंने वो सारा करिकुलम भी पूरा करना है, उन्होंने बच्चों की ग्रूमिंग भी देखनी है, मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी देने हैं, टाइम भी बैलेंस करना है, मैनेज करना है। तो क्या आप समझते हैं कि एक 45 मिनट की क्लास में एक टीचर ये तमाम तर जिम्मेदारियाँ निभा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निभा सकता। इसके लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ उसके लिए हमने फिर एक इसका हल निकाला, ये कि हमने अडॉप्ट कर लिए बच्चे। ठीक है, आप जैसे मैं अगर किसी 2 सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी हूँ, लेट्स सपोज मेरा कोई कोलीग है वो दूसरे 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, पाकिस्तान स्टडीज़ में अच्छा है, तो हमने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। मेरा ख्याल है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 200 बच्चा है तो हार्डली 30% आपके बच्चे ऐसे होंगे जो लैग कर रहे होंगे। तो उन 30% को 25 या 25 टीचर्स में डिवाइड कर देना, इट्स नॉट अ बिग डील। सही। ठीक है, आप उनको वो 2 बच्चों को लेके आप आफ्टर द स्कूल बैठें, 20 मिनट्स, यू हैव टू गिव देम 20 मिनट्स, 1-to-1 टॉक करें। आप यकीन करें कि 1 महीने के अंदर अंदर आप उसकी वीकनेसेस को पकड़ेंगे और आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे। सही, ये बहुत अच्छी सजेशन है। अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो यकीन बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसे कि अभी हम तहकीक के हवाले से बात करें तो तजुर्बात की जब हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करते हैं, या बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करने की इजाज़त दी जाए, उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी डेवलप की जाए, ये सेंस डेवलप की जाए, इसके लिए टीचर्स को किन ग्राउंड्स पे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है? अच्छा मैडम, आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है, लेकिन अगर आप हर चीज़ की बेसिक्स को जब समझ लेंगे, मिसाल के तौर पे कि आप ये चाहती हैं कि खालिद साहब, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप मेरी टीचर हैं, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। आप चाहती हैं कि खालिद साहब जो हैं वो सिंगिंग के ऊपर या हिस्ट्री के ऊपर, इस्लामियात के ऊपर, या कोई भी एक सब्जेक्ट लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आप उसमें मुझसे तहकीक करवाना चाहती हैं। सारी ज़िंदगी करते रहे, मैं नहीं करूँगा। सही। चूंकि मेरी पर्सनैलिटी उस सब्जेक्ट से कंपैटिबल नहीं है। सही। तो फिर आपका टाइम, मैंने लास्ट टाइम एक डिस्कस किया था, डोनाल्ड और क्लिफ्टन की एक रिसर्च है, रिसर्च इंसानों पे होती है। यहाँ के इंसान हो चाहे किसी भी जगह के इंसान हो, हजरत इंसान को रब्बे करीम ने बनाया है। इंसान की ये नहीं हो सकता भी कि यहाँ का बंदा जो है वो डिफरेंट, मतलब उसकी मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी या सोच उसकी डिफरेंट होगी, वो वही सोचता है। वो बेसिक्स हैं, नफ्स से हमारा बेसिक्स हैं उसके, फिर बाद में हम डिसाइड करते हैं। जो मैंने आपसे वो बात की थी, तो डोनाल्ड क्लिफ्टन ने ये कहा था, उसने 110 मुल्कों में रिसर्च की थी, 20 लाख लोगों से डेटा लिया था कि उसमें पाकिस्तान, उसमें इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन, श्रीलंका, अमेरिका, कनाडा, जापान, सब जगहों से उसने लिया था। उसमें यही पूछा था कि भाई क्या जहाँ पे आप हो, काम कर रहे हो, जो काम आप बेहतरीन कर सकते हो उसको करने का मौका मिलता है? तो 20% लोगों ने कहा था मिलता है, 80% का तो नहीं मिलता। मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ, अच्छा मैं एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, अच्छा मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड आप तहकीक करवाएं तो मैं करूँगा। रीज़न ये है, हमारे कंट्री में, ज़्यादातर कंट्रीज़ के जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें होता क्या है कि जब आप ट्रेनिंग अरेंज करते हैं तो ट्रेनिंग अरेंज करते हैं, आप उसमें लेते हैं TNA, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, किस बच्चे को किस चीज़ की ट्रेनिंग है, किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब जिस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है पूरी दुनिया में इसी पर ट्रेनिंग होती है।
लेकिन अब ये भी तो देखो कि भाई उसके पास है क्या, अगर उसके ऊपर भी आप ट्रेनिंग कर दें तो उसका वही टैलेंट, वही खूबी कितनी, अब देखिए मिसाल देता हूं मैं आपको जी कि मेरे पास ये 4 चीजें हैं जो कि नहीं है, ठीक, मुझे इस पर ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन ये वाली मेरे पास 2 चीजें हैं जो कि बहुत स्ट्रांग हैं। जब इन पे आप ट्रेनिंग मेरे लिए अरेंज करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस मल्टीपल ज्यादा बढ़ टाइम्स ऊपर जाएगी rather जाएगी। than कि आप जीरो से स्टार्ट करें। बड़ी अच्छी बात आपने की, कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जाने में हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी गुफ्तगू का आगाज करते हैं।